हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिकम टॉपर पर। और हम लोग पढ़ रहे थे अपनी फिजिक्स की क्लास में यूनिट 7 प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट के बारे में। तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था टॉपिक LCR परिपथ और उससे जुड़े हुए जो कुछ रिलेटेड टॉपिक्स थे उन सभी के बारे में। और आज आपको थोड़ा सा इंटरफेस बदला हुआ लग रहा था, तो वैसे भी बदलाव प्रगति का नियम ही है, तो बदलते रहना चाहिए समय समय पर थोड़ा सा। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर और देखते हैं क्या है आज का हमारा टॉपिक। वैसे तो आज हम अपनी पूरी क्लास में पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ इसके बारे में, ट्रांसफार्मर के बारे में, जो कि प्रत्यावर्ती धारा से रिलेटेड है और इसी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ट्रांसफार्मर, जिसका यूज हमारी डेली लाइफ में होता है। क्योंकि जो हम इलेक्ट्रिसिटी से जो हम अपने वैद्युत यंत्र चलाते हैं, जो टीवी चलाते हैं, कूलर है, फ्रिज है, जो सभी हैं, ये कहीं ना कहीं ट्रांसफार्मर से ही रिलेटेड है और ट्रांसफार्मर की वजह से ही हम ये सभी यंत्रों को चला पाते हैं। तो देखते हैं क्या होता है ट्रांसफार्मर का कार्य और किस प्रकार की रचना होती है और किस प्रकार ये वर्क करता है। तो ट्रांसफार्मर के बारे में पूरी डिटेल जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। विद फिगर विद इमेजेस हम आपको सभी चीज़ें बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो सबसे पहले इसमें देखते हैं ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं। तो ट्रांसफार्मर अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करने वाला एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को परिवर्तित करने के काम आता है। यानी जो ट्रांसफार्मर का वर्क होता है, वो ट्रांसफार्मर सिर्फ और सिर्फ धारा के विभव को क्या करता है, चेंज करता है, परिवर्तित करता है। वो ना तो धारा को प्रोड्यूस करता है और ना ही अन्य कोई कार्य करता है। ट्रांसफार्मर का कार्य सिर्फ और सिर्फ जो धारा का विभव होता है, जो वोल्टेज होता है, उसको परिवर्तित करने का होता है। यानी अगर कम वोल्टेज है तो उसको अधिक कर देता है और अधिक वोल्टेज है तो उसको कम कर देता है। यानी जैसे ही पावर हाउस से जो लाइट आती है, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है, तो ये ऊंचे विभव वाली निर्बल प्रत्यावर्ती धारा को, जैसे ऊंची विभव वाली जो निर्बल वैद्युत धारा होती है, यानी निर्बल वैद्युत धारा होगी तो उसका जो विभव होगा वो क्या होगा, हाई होगा। ऊंचे विभव वाली जो धारा होगी तो ये उसको क्या करता है, ये उसको नीचे वोल्टेज में यानी नीचे विभव वाली प्रबल वैद्युत धारा के रूप में बदल देता है। और इसीलिए वही जो इलेक्ट्रिसिटी होती है हमारे घरों में आती है, तो एक पर्याप्त, एक बैलेंस्ड वोल्टेज हमको मिलता है, जिससे कि हम अपने यंत्रों को बहुत ही सुचारू रूप से चला सकते हैं। तो ये इसका वर्क होता है। अभी आगे हम बहुत ही अच्छी तरीके से विद फिगर समझेंगे कि किस प्रकार से ये चेंज करता है ऊंचे विभव वाली निर्बल वैद्युत धारा को निम्न विभव वाली उच्च प्रत्यावर्ती धारा में। तो ये भी हम बाद में देखेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर ये जानिए कि ट्रांसफार्मर क्या है, अन्योन्य प्रेरण पर कार्य करने वाला एक ऐसा साधन है जो प्रत्यावर्ती धारा के विभव को क्या करता है, परिवर्तित करता है, चेंज करता है। तो यहाँ पर एक विशेष बात ये याद रखनी है कि जो ट्रांसफार्मर है ये ट्रांसफार्मर धारा का उत्पादक नहीं होता है। यानी ट्रांसफार्मर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस नहीं करता, यानी कि धारा को उत्पन्न नहीं करता, उत्पादन नहीं करता धारा का। जबकि हम बचपन में ये सोचते थे कि जो ट्रांसफार्मर है, हमारे घरों में जो लाइट आ रही है ये ट्रांसफार्मर से आ रही है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ट्रांसफार्मर में पावर हाउस से लाइट भेजी जाती है, फिर ट्रांसफार्मर वहाँ पर मीडिएटर का कार्य करता है और उसको निम्न विभव वाली प्रबल वैद्युत धारा के रूप में हमारे घरों में भेजता है। तो ये कार्य होता है ट्रांसफार्मर का। तो ये विशेष पॉइंट आपको याद रखना है कि धारा का उत्पादक नहीं होता है ट्रांसफार्मर। अब देखते हैं इसके कुछ प्रकार, उनके बारे में, और फिर देखते हैं इसकी रचना और क्रियाविधि किस प्रकार से होती है। तो आगे इसमें देखते हैं ट्रांसफार्मर के प्रकार, यानी काइंड्स ऑफ ट्रांसफार्मर। तो ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं। ट्रांसफार्मर मुख्य रूप से 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नंबर होते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर। अपचाई ट्रांसफार्मर यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, और सेकंड नंबर होते हैं उच्चाई ट्रांसफार्मर। तो देखिए इनके नाम से ही स्पष्ट है कि इनका जो वर्क है वो किस प्रकार से होगा। वैसे तो ये यहाँ पर जो ऊपर दिए गए हैं ये अन्य प्रकार हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से नीचे जो 2 फिगर बने हुए हैं यही मुख्य रूप से ट्रांसफार्मर के प्रकार होते हैं। ये तो ऊपर अलग अलग प्रकार के बहुत सारे टाइप के आपको ट्रांसफार्मर देखने को मिलेंगे, जो कि बिजली के खंभों में कहीं पर लगाए जाते हैं या अलग कहीं रख दिए जाते हैं। तो इस प्रकार से कई टाइप्स के आपको ट्रांसफार्मर देखने को मिलेंगे। तो ये क्या होता है, ये डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर होता है। पावर हाउस में भी कई सारे ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है और इनका जो कार्य होता है वो भी अलग अलग होता है। तो सभी के बारे में हमको जानना नहीं जरूरी है, जितना हमारे सिलेबस में है और जो टाइप्स हमारे सिलेबस में दिए हुए हैं सिर्फ और सिर्फ हमको उनके बारे में अच्छी तरीके से जानना जरूरी है। तो यहाँ पर देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर है और ये मेजरमेंट ट्रांसफार्मर है। इनका उपयोग बेसिकली पावर हाउस में ही किया जाता है
और फिर है ये पावर ट्रांसफार्मर। तो ये तो उसके मुख्यतः कई टाइप के होते हैं और भी बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो हमको जिनके बारे में पढ़ना है वो हमारे ये होते हैं जो नीचे 2 फिगर बने हुए हैं। ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन का मतलब होता है अपचाई। तो इसके नाम से ही स्पष्ट है कि जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है ये उच्च वोल्टेज को निम्न वोल्टेज में परिवर्तित करता है, जो अपचाई होता है। और ये है स्टेप अप ट्रांसफार्मर, यानी कि उच्चाई। तो ये अगर कम वोल्टता है तो उसको उच्च वोल्टता में करता है। तो ये किस प्रकार से उपयोगी होते हैं? तो जब हम ट्रांसफार्मर की उपयोगिता, अभी आगे पढ़ेंगे टॉपिक ट्रांसफार्मर की उपयोगिता, तो वहाँ पर हम इनकी जो क्रिया विधि है अपचाई उच्चाई की, इनको बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे वहाँ पर। अभी आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ इतना जानिए कि ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के होते हैं, अपचाई ट्रांसफार्मर और उच्चाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन और स्टेप अप ट्रांसफार्मर। और ट्रांसफार्मर क्या होते हैं? ये केवल और केवल AC के साथ ही काम करते हैं, यानी ट्रांसफार्मर केवल प्रत्यावर्ती धारा में ही काम करते हैं, दिष्ट धारा के साथ नहीं। केवल और केवल ये कार्य करते हैं AC धारा में, ना कि DC धारा में ये यूज में नहीं आते हैं। आपने कभी बैटरी के साथ ट्रांसफार्मर जुड़ा हुआ नहीं देखा होगा, क्योंकि वहाँ पर केवल और केवल अल्टरनेटिव करंट में ही ये वर्क करते हैं जो ट्रांसफार्मर होते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं जो हमारे आगे का टॉपिक है उसके बारे में, यानी ट्रांसफार्मर की रचना। वैसे तो हम इसको बाहर से देखते हैं, लेकिन जो इसकी इंटरनल इमेज होती है, इंटरनल फिगर होता है, वो किस प्रकार से कुंडली और किस प्रकार के जो तारों का प्रयोग है वो यहाँ पर किया जाता है, इनके बारे में हमको जानना है। तो चलिए देखते हैं ट्रांसफार्मर की रचना के बारे में। तो यहाँ पर हम फिगर के माध्यम से आपको समझा रहे, जो लैंग्वेज है वो आपको इस फिगर के माध्यम से ही बनाकर वहाँ पर लिखनी है। आप सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज सुनिए और यहाँ पर देखते जाइए किस प्रकार से फिगर के माध्यम से आपको समझाया जाए, किस प्रकार से जो इंटरनल फिगर होता है ट्रांसफार्मर का, जो आंतरिक रचना होती है उसके बारे में हम देखेंगे यहाँ पर। तो इसमें क्या होता है? इसमें नर्म लोहे का यूज किया जाता है ट्रांसफार्मर में। तो इसमें नर्म लोहे की जो पत्तियां होती हैं उनको एक के ऊपर एक रखकर बनाया जाता है, आयताकार, अथवा जिसे हम पटलित क्रोड कहते हैं, यानी कि लैमिनेटेड कोर। ये देखिए ट्रांसफार्मर की ये जो कोर दी हुई है भीतर वाली, यही होती है पटलित क्रोड। ये ट्रांसफार्मर के अंदर वाली पटलित क्रोड होती है, यानी कि लैमिनेटेड कोर होती है। नर्म लोहे की पत्तियों को एक के ऊपर एक रख के बनाया जाता है, आयताकार अथवा पटलित क्रोड को। और ये पत्तियां क्या होती हैं? एक दूसरे से पृथककृत रखी जाती हैं, यानी कि अलग अलग रखी जाती हैं ये जो पत्तियां होती हैं। क्यों? क्योंकि क्रोड में भंवर धाराएं कम उत्पन्न हो। अगर हम एक साथ इनको अलग अलग नहीं रखेंगे, एक साथ ही जोड़कर रख देंगे, तो भंवर धाराएं बहुत ज़्यादा उत्पन्न हो जाएंगी, जिससे ट्रांसफार्मर हीट करेगा और बाद में इसमें क्या हो जाएगा? विस्फोट हो जाएगा। इसीलिए क्या करते हैं? थोड़ा सा हम इनको पृथककृत रखते हैं, जो इनमें पत्तियों का यूज हम करते हैं, और वैद्युत ऊर्जा का ह्रास भी इससे क्या होता है? कम होता है। अब क्या होता है कि इस क्रोड पर तांबे की 2 कुंडलियाँ लपेटी जाती हैं, यानी तांबे की तार की 2 कुंडलियाँ होती हैं। ये आप देख सकते हैं, जैसे एक प्राइमरी वाइंडिंग की जाती है और फिर सेकेंडरी वाइंडिंग, यानी 2 जो कुंडलियाँ होती हैं इस क्रोड पर तांबे के तार की अलग अलग 2 कुंडलियाँ लपेटी जाती हैं। और इनकी जो संख्या होती है, जो फेरों की संख्या होती है, उसी से डिसाइड होता है कि ये जो ट्रांसफार्मर है ये ऊंचाई है कि अपचाई है। तो ये आप देख सकते हैं, ये जो रेड में दी हुई है ये है प्राइमरी वाइंडिंग और ये है सेकेंडरी वाइंडिंग। तो दोनों ही, यानी कि इस क्रोड पर क्या होती हैं? तांबे की अलग अलग 2 कुंडलियाँ लपेटी जाती हैं, और ये कुंडलियाँ एक दूसरे से तथा लोहे की क्रोड से पृथककृत रखी जाती हैं। थोड़ा सा इनको हम इनको थोड़ा सा अलग अलग रखते हैं, क्रोड से भी और इनके आपस में भी थोड़ा गैप रखते हैं। गैप रखने का सिर्फ और सिर्फ कारण यही है कि जो भंवर धाराएं हैं वो कम उत्पन्न हो, क्योंकि फ्लक्स के कारण जो भंवर धाराएं वो काफ़ी उत्पन्न होती हैं, तो इससे हीट जनरेट होती है ट्रांसफार्मर में, और ट्रांसफार्मर जल्दी ही हीट कर जाता है। इसीलिए इनको थोड़ा सा पृथककृत रखते हैं। और इन कुंडलियों में एक में तांबे के मोटे तारों के कम फेरे होते हैं, यानी जब तार मोटा होगा तो फेरे कम होंगे। तो ये देखिए जो ब्लू वाला दिया हुआ है ये क्या है? मोटे तारों के कम फेरे, मोटे तार के कम फेरे यहाँ पर लगे हुए हैं। तो देखिए तार, यहाँ पर मोटे तार का उपयोग किया गया है। रेड की अपेक्षा देखिए ये जो तार है ब्लू वाला, ये तार मोटा है और इसीलिए इसके कम फेरे लगाए गए हैं। तो मोटे तार के कम फेरे होते हैं। और दूसरी में तो ये देखिए जहाँ यहाँ पर रेड, दूसरी कुंडली में यहाँ पर पतले तार के अधिक फेरे होते हैं, पतले तार के अधिक फेरे होते हैं। तो क्या यहां से हमको देखने मिला? क्रोड के, यानी कि एक कुंडली में
एक में तांबे के मोटे तारों के कम फेरे लगाए जाते हैं और 1 करोड़ में पतले तार के अधिक फेरे लगाए जाते हैं। यानी दोनों में हमको जो वाइंडिंग करनी है तो एक में मोटे तार का उपयोग करना है तो उसमें कम फेरे लगाएंगे, एक में पतले तार का उपयोग करेंगे और अधिक फेरे लगाएंगे। और इनमें से एक को कहते हैं प्राइमरी कॉइल और दूसरी को सेकेंडरी कॉइल। ये देखिए प्राइमरी वाइंडिंग दी गई है, सेकेंडरी वाइंडिंग, तो एक को हम मान लेंगे क्या प्राइमरी कॉइल और दूसरी को सेकेंडरी कॉइल कहते हैं, यानी कि प्राथमिक कुंडली और द्वितीयक कुंडली। जो उच्चाई ट्रांसफार्मर होता है उसमें मोटे तार की कम फेरों वाली कुंडली क्या होती है, प्राथमिक होती है। यानी अगर ट्रांसफार्मर ऊंचाई है, स्टेप अप ट्रांसफार्मर है, तो उसमें मोटे तार की कम फेरी वाली कुंडली को प्राथमिक माना जाता है। यानी यहाँ पर जो ये कुंडली दी हुई, यहाँ पर ये जो फिगर दिया हुआ है, ये फिगर है अपचाई ट्रांसफार्मर का, यानी कि स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का ये फिगर आपको देखने को यहाँ पर मिल रहा है। क्योंकि ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा तो उसमें मोटे तारों की कम फेरों वाली कुंडली को प्राथमिक मानेंगे, जबकि यहाँ पर क्या है, पतले तार की अधिक फेरों वाली कुंडली द्वितीयक होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर उल्टा है। तो जो अपचाई ट्रांसफार्मर होता है उसमें क्या होता है, उसमें पतले तार और अधिक फेरों वाली जो कुंडली होती है उसको प्राइमरी कुंडली माना जाता है, प्राइमरी कॉइल माना जाता है, और जो मोटे तार की कम फेरों वाली कुंडली होती है उसको सेकेंडरी माना जाता है। तो ये कंडीशन होती है अपचाई की, और ऊंचाई में अलग कंडीशन होती है। तो दोनों कंडीशन के बारे में हमने बताया। यहाँ पर ये जो फिगर बना हुआ है ये है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर का। और अगर इसी की जगह ऊंचाई ट्रांसफार्मर होगा तो सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, प्राइमरी की जगह सेकेंडरी कर देना है और सेकेंडरी की जगह प्राइमरी कर देना है। तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऊंचाई ट्रांसफार्मर। तो आई होप आपको रचना इसकी जो अंदर की स्ट्रक्चर है ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर हो गई होगी। क्योंकि यहाँ पर आपको जो विशेष टर्म्स हैं वो याद रखने हैं कि इसमें नर्म लोहे का उपयोग किया जाता है और इसमें तांबे की क्या होती है, तांबे की जो वाइंडिंग है वो तांबे के तार की वाइंडिंग इसमें की जाती है और 2 कुंडलियाँ क्या की जाती हैं, लपेटी जाती हैं। और उसके बाद पतले तार के अधिक फेरे, मोटे तार के कम फेरे, ये आपको याद रखना है। और जब मोटे तार के कम फेरों वाली कुंडली को क्या मानेंगे, प्राइमरी, और पतले तार अधिक फेरों वाली कुंडली को सेकेंडरी मानेंगे तो ऊंचाई ट्रांसफार्मर बनेगा। और अगर पतले तार और अधिक फेरों वाली कुंडली को हम प्राइमरी मानेंगे और मोटे तार कम फेरों वाली कुंडली को हम सेकेंडरी मानेंगे तो क्या बनेगा, तो बनेगा अपचाई ट्रांसफार्मर, जो कि आपके सामने बना हुआ है फिगर में। तो ये इतनी केवल इसकी आपको रचना लिखनी है, स्ट्रक्चर लिखनी है। लेकिन आपको विशेष याद रखना है, कहीं भी आपको कन्फ्यूज बिल्कुल भी नहीं होना है कि प्राइमरी किसे, सेकेंडरी किसे। ये आपको ये जो कॉन्सेप्ट है अच्छी तरीके से क्लियर करना है। हमने आपको बहुत ही अच्छी तरीके से इन चीज़ों को समझा दिया है। तो अब देखते हैं ये किस प्रकार से वर्क करता है, यानी जो ट्रांसफार्मर होता है ये वर्क किस प्रकार से करता है। तो इसको समझते हैं, उसके बाद इसके जो कुछ टर्म्स हैं, कुछ फॉर्मूले इससे प्राप्त होंगे, उनको निकालते हैं। देन फिर हम देखते हैं कि इसकी क्या उपयोगिता है हमारे दैनिक जीवन में, या वैसे भी इलेक्ट्रिसिटी के क्षेत्र में जो इसका उपयोग है वो किस प्रकार से किया जाता है, और क्यों जो पावर हाउस से हमारे घरों तक जो लाइट है वो किस प्रकार से पहुंचाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी किस प्रकार से पहुंचाई जाती है। तो अब देखते हैं ट्रांसफार्मर की कार्यविधि के बारे में। तो जो ट्रांसफार्मर की कार्यविधि होती है तो इसमें क्या होता है कि जो दिया गया विद्युत वाहक बल है उसके स्रोत को सदैव क्या करते हैं, प्राथमिक कुंडली में जोड़ते हैं। तो यहाँ पर देखिए एक फिगर बना हुआ है, ये भी इंटरनल स्ट्रक्चर है किसकी, ट्रांसफार्मर की। तो इसमें जो प्राइमरी कॉइल होती है, यानी कि जो प्राथमिक कुंडली होती है, उस विद्युत वाहक बल का जो स्रोत होता है वो किससे जोड़ते हैं, वो जोड़ते हैं हम प्राथमिक कुंडली से। जो विद्युत वाहक बल होता है वो हम जोड़ते हैं किससे, प्राथमिक कुंडली से। और उसके बाद क्या करते हैं, तो जब प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वैद्युत धारा बहती है तो धारा के प्रत्येक चक्र में क्रोड एक बार एक दिशा में चुंबकित होती है और दूसरी बार दूसरी दिशा में। हमने क्या किया, हमने आपको पीछे बताया कि किस प्रकार से रचना होती है, प्राथमिक कुंडली और सेकेंडरी कुंडली यानी कि द्वितीयक कुंडली, 2 कुंडलियाँ उसमें होती हैं। और फेरों के हिसाब से हम ट्रांसफार्मर के जो प्रकार हैं उनका निर्धारण करते हैं। तो क्या करना है हमको, विद्युत वाहक बल का जो स्रोत है उसको क्या करेंगे, सदैव प्राथमिक कुंडली से ही हम जोड़ते हैं। और प्राथमिक कुंडली से जब हमने जोड़ दिया तो प्राथमिक कुंडली में प्रत्यावर्ती वैद्युत धारा बहने लगी। तो धारा के प्रत्येक चक्र में, धारा का जो एक चक्र होगा, धारा के एक चक्र में क्या होगा, 1 करोड़ एक बार में
यानी क्रोड एक बार में एक दिशा में और दूसरी बार दूसरी दिशा में क्या होती है, मतलब कि जो क्रोड है, धारा के प्रत्येक चक्र में क्रोड एक बार एक दिशा में चुंबकित होती है और दूसरी बार दूसरी दिशा में क्या होगी, चुंबकित होगी। और फिर क्या होगा, तो क्रोड में एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में जब दोनों क्रोड में अपोजिट डायरेक्शन में चुंबकित होंगी तो क्या होगा, एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और इस प्रकार प्राथमिक कुंडली की वैद्युत ऊर्जा का क्रोड की जो चुंबकीय ऊर्जा में क्या हो जाएगा, रूपांतरण हो जाएगा, यानी कि वहाँ पर मैग्नेटिक एनर्जी प्रोड्यूस हो जाएगी, जनरेट हो जाएगी। जो वैद्युत ऊर्जा होगी यानी कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी में, चुंबकीय ऊर्जा में रूपांतरण हो जाएगा, वो भी क्रोड की। और क्योंकि द्वितीय कुंडली भी उसी क्रोड पर लिपटी है, अतः क्रोड के क्या होगा, बार बार चुंबकन और विचुंबकन होने से क्या होगा, इस कुंडली में गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार परिवर्तन होता रहता है। तो क्या होता है, एक क्रोड इस तरफ और एक क्रोड इस तरफ, यानी एक दिशा में विपरीत दिशा में जब दोनों चुंबकित हो गई तो एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। एक परिवर्ती चुंबकीय क्षेत्र जब उत्पन्न हो जाता है तो जो वैद्युत ऊर्जा होती है, वैद्युत ऊर्जा ये कन्वर्ट हो जाती है किसमें, मैग्नेटिक एनर्जी में, चुंबकीय ऊर्जा में। और क्योंकि द्वितीय कुंडली भी देखिए यहाँ पर, ये जो सेकेंडरी है ये भी इससे जुड़ी हुई है प्राइमरी से, तो क्या होगा, क्रोड के बार बार चुंबकन और विचुंबकन से इस कुंडली गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स में लगातार क्या होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है। यानी जो डेल्टा फाई है चुंबकीय फ्लक्स है, इसमें क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है, परिवर्तन होता रहता है लगातार। और विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में भी उसी आवृत्ति का प्रत्यावर्ती विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो क्या होता है, इससे जब फ्लक्स में बार बार परिवर्तन होगा तो यहाँ पर प्रेरण की वजह से इसमें भी विद्युत वाहक बल क्या हो जाएगा, प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण द्वितीय कुंडली में उसी आवृत्ति का विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, यहाँ भी उत्पन्न हो जाता है। तो देखिए दोनों प्राथमिक कुंडली और सेकेंडरी कुंडली, द्वितीय कुंडली, दोनों में ही जो वैद्युत ऊर्जा है वो मैग्नेटिक एनर्जी में क्या हो जाती है, कन्वर्ट हो जाती है। और द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक का मन दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या के अनुपात पर डिपेंड करता है। यानी जो ई होता है विद्युत वाहक बल, वो डिपेंड करता है किसमें, फेरों की संख्या पर, कि किस प्रकार से फेरों की संख्या है उसी प्रकार से जो विद्युत वाहक बल है वो उसी पर डिपेंड करता है। तो अब यहाँ से शुरू होता है थोड़ा सा डेरिवेटिव पार्ट, यानी कि डेरिवेशन का पार्ट। तो यहाँ से अब आगे करते हैं कि किस प्रकार से करना है। तो क्या होगा कि फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम यहाँ पर लगेगा। और यहाँ पर जो प्राथमिक कुंडली में तार के फेरों की संख्या है, तो फेरों की संख्या को हम मान लेंगे अलग अलग दोनों कुंडली के लिए। तो यहाँ पर जो फेरों की संख्या है प्राथमिक कुंडली के लिए NP होगी, सेकेंडरी के लिए NS, ये मान लेंगे फेरों की संख्या। और चुंबकीय फ्लक्स क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्स फाई है, पहले ही पता है। तो प्राथमिक और द्वितीयक के जो प्रत्येक फेरे जो बद्ध होगा, यानी कि जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, दोनों में समान होगा। और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से हम क्या निकालेंगे, हम निकालेंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल। दोनों कुंडलियों में अलग अलग हम प्रेरित विद्युत वाहक बल निकालेंगे, फिर उनका अनुपात निकालेंगे, क्योंकि ई डिपेंड करता है किसमें, फेरों की संख्या के अनुपात पर, संख्या के अनुपात पर, संख्या पर नहीं, संख्या के अनुपात को हमको लेना है। यहाँ पर विद्युत वाहक बल डिपेंड करता है फेरों की संख्या के अनुपात पर। तो प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, ये होगा EP बराबर माइनस NP डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। तो ये फार्मूला कहाँ से है, तो ये फार्मूला है विद्युत चुंबकीय प्रेरण का। जब हम मैग्नेट की यूनिट पढ़ेंगे तो वहाँ पर हम ये फार्मूला पढ़ेंगे। यहाँ पर थोड़ा सा ही यूज है, यानी डेरिवेशन में ही हमको थोड़ा सा यूज इसको देखने को मिलता है। तो ये होगा प्राथमिक कुंडली के लिए। इसी प्रकार से निकालेंगे सेकेंडरी कुंडली के लिए, तो ये होगा माइनस NS डेल्टा फाई बी अपान डेल्टा टी। ये यहाँ से हमको मिला। अब क्या करेंगे, अब हमको यहाँ पर 2 में 1 का भाग दे देना है, यानी कि अनुपात लेना है। तो ES अपान EP बराबर होगा NS अपान NP। बाकी क्या हो जाएगा, बाकी हो जाएगा ये कैंसिल यहाँ से। तो अब क्या हुआ, तो प्राथमिक परिपथ का प्रतिरोध क्या है, यानी कि नगण्य। और ऊर्जा का ह्रास अगर बिल्कुल भी ना हो तो क्या होगा, प्राथमिक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल EP का उसके सिरों पर लगाए गए विभवांतर VP के लगभग क्या होगा, बराबर होगा।
तो अब यहाँ से एक और फार्मूला हमको मिलेगा, यानी इतना तो हमको यहाँ से मिल गया। तो ये जो E होगा यानी कि विद्युत वाहक बल होगा, ये विभवांतर के बराबर होगा। तो ES अपान EP बराबर VS अपान VP बराबर NS अपान NP, और ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा R के। और R यहाँ पर एक नया टर्म आया जिसको हम क्या कहेंगे, तो R को हम कहते हैं परिणमन अनुपात। R को हम कहते हैं परिणमन अनुपात, यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन रेशियो। तो इसको हम R के बराबर कर देते हैं आदर्श परिस्थितियों में। देखिए ES अपान EP बराबर NS अपान NP हमने निकाला ऊपर से, क्योंकि ऊपर कहा गया था जो विद्युत वाहक बल होता है वो दोनों कुंडलियों में फेरों की संख्या के अनुपात पर डिपेंड करता है। तो ये ऊपर से हमको मिला, और फिर हमने क्या किया, ES अपान EP बराबर VS अपान VP बराबर NS अपान NP बराबर R के। और R क्या है, परिणमन अनुपात, और R का जो मान होता है वो 1 से अधिक। तो ये अलग अलग कंडीशन में अलग अलग होता है। अगर ट्रांसफार्मर ऊंचाई है तो R का मान क्या होगा, R का मान ग्रेटर देन 1, और अपचाई के लिए R का मान लेस देन 1, यानी कि 1 से कम होता है। तो इतना हमको मिला यहाँ से। फिर हम क्या करेंगे, फिर हम यहाँ पर निकालेंगे शक्ति। अगर प्राथमिक और द्वितीय कुंडली में वैद्युत धाराएं दी हुई हमको अगर वैद्युत धाराएं दी हों IP व IS, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर वैद्युत शक्ति निकालेंगे, और दोनों में शक्तियाँ क्या होंगी, बराबर होंगी। यानी कि PS बराबर PP, यानी प्राथमिक कुंडली में वैद्युत शक्ति और सेकेंडरी कॉइल में वैद्युत शक्ति दोनों क्या होंगी, बराबर होंगी। तो ये हो गया VS इंटू IS बराबर VP इंटू IP, ये इतना हुआ। तो यहाँ से हमको क्या अनुपात मिला, यहाँ से हमको अनुपात मिला VS अपान VP बराबर IP अपान IS। तो ये यहाँ से हमको मिला अनुपात। अब हम सबको समराइज करके एक साथ लिखेंगे। तो इसमें हमको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ I को, यानी I वाले टर्म को इंक्लूड कर देना है, और पूरा हमारा हो जाएगा सेम क्या, IP अपान IS बराबर VS अपान VP बराबर NS अपान NP बराबर R। तो ये हमको फाइनल फार्मूला यहाँ से प्राप्त होता है। तो इसको आपको याद रखना है, यानी IP अपान IS बराबर VS अपान VP बराबर NS अपान NP बराबर R। तो इतना ये जो थोड़ा सा डेरिवेशन था ये आपको यहाँ पर सॉल्व करना है। अब बढ़ते हैं आगे और देखते हैं ट्रांसफार्मर की दक्षता का जो फार्मूला है उसको हम देखेंगे, फिर हम देखेंगे ट्रांसफार्मर की उपयोगिता के बारे में। तो आगे टॉपिक है हमारा ट्रांसफार्मर की उपयोगिता, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे ट्रांसफार्मर की दक्षता का फार्मूला। तो दक्षता, ट्रांसफार्मर की दक्षता का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, तो प्राथमिक तथा द्वितीय कुंडलियों का युग्मन कभी भी पूर्ण नहीं होता, परफेक्ट नहीं होता जो उसमें कपलिंग होती है। तो इन्हीं हानियों के कारण क्या होता है, जो VS है इंटू IS है वो लेस देन होता है VP इंटू IP थे, यानी कि जो प्राथमिक कुंडली होती है उससे कम होता है इसकी जो शक्ति होती है सेकेंडरी कुंडली की। अब ट्रांसफार्मर की दक्षता का सूत्र तो इसको व्यक्त करते हैं किससे, ईटा से। ईटा बराबर क्या होता है, VS इंटू IS अपान VP इंटू IP। इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं हम निर्गत शक्ति, और इसे कहते हैं निवेशी शक्ति। क्यों, क्योंकि प्राथमिक कुंडली को हम जोड़ते हैं विद्युत वाहक बल से, यानी कि पहले जो धारा होती है वो प्रवेश करती है किसमें, प्राथमिक कुंडली में, यानी ये होती है निवेशी शक्ति, और फिर निर्गत करती है सेकेंडरी कुंडली से, तो ये होती है निर्गत शक्ति VS इंटू IS। ठीक है, और ईटा का जो मान होता है वो हमेशा क्या होता है, हमेशा लेस देन 1, यानी कि हमेशा 1 से कम होता है। इसका जो मान होता है हमेशा 1 से कम होता है, और दक्षता 100% से कम होती है। एक आधुनिक ट्रांसफार्मर की दक्षता कितने तक जा सकती है, 90% तक ही जा सकती है, यानी 100% दक्षता का कोई भी ट्रांसफार्मर नहीं होता है। तो ये बात आपको याद रखनी है। उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे जो हमारे टॉपिक हैं उनको देखते हैं, यानी ट्रांसफार्मर की उपयोगिता। तो ट्रांसफार्मर की उपयोगिता क्या है, ट्रांसफार्मर हमारे दैनिक जीवन में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है और आप देखते भी होंगे। और हमने पीछे आपको बताया कि जो ट्रांसफार्मर है वो वैद्युत का उत्पादक नहीं है, यानी कि जो
विद्युत का उत्पादन नहीं करता है। विद्युत उत्पादन तो होता है पावर हाउस में, वो जल ऊर्जा हो या परमाणु ऊर्जा हो, कई प्रकार से जो बिजली का निर्माण है वो किया जाता है पावर हाउस में। तो उसके बारे में हमको डिटेल से नहीं जानना है, हमको सिर्फ और सिर्फ ये जानना है कि किस प्रकार से ट्रांसफार्मर वर्क करता है बीच में। तो सबसे पहले क्या होता है कि पावर हाउस में लाइट का उत्पादन किया जाता है, यानी विद्युत का उत्पादन किया जाता है। फिर वहाँ से तारों के द्वारा लाइट हमारे घर तक पहुँचाई जाती है, इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों तक पहुँचाई जाती है। तो अगर वहाँ से डायरेक्ट, यानी कि पावर हाउस से डायरेक्ट हमारे घरों में अगर विद्युत पहुंचा दी जाएगी तो वो बहुत ही ज़्यादा, उसका जो वोल्टेज है वो बहुत ही ज़्यादा हाई होगा। तो हम कोई भी उपकरण उससे चला नहीं सकते हैं, कोई भी उपकरण चलाना हमारे लिए संभव नहीं होगा अगर डायरेक्ट पावर हाउस से, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो वोल्टेज होता है वो बहुत ही हाई वोल्टेज होता है वहाँ से जब पावर हाउस से इलेक्ट्रिसिटी को भेजा जाता है। तो क्या होता है हमारे मकानों में, क्या होता है 200 वोल्ट पर विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। हमने पीछे पढ़ा था प्रत्यावर्ती धारा में कि 220 वोल्टेज की जो नीड है वो हमको पड़ती है हमारे घरों में सभी उपकरणों को चलाने के लिए। लेकिन यहाँ पर क्या है, उसको 200 मान लिया गया, यानी हमारे मकानों में प्राय 200 वोल्ट पर ही विद्युत धारा की आवश्यकता होती है। तो यदि पावर हाउस में उत्पन्न शक्ति को 200 वोल्ट पर ही हम तारों द्वारा भेजा जाए तो बहुत ही ज़्यादा ऊष्मा का, यानी कि ऊष्मा के रूप में विद्युत शक्ति का क्या होगा, ह्रास होगा। ये कैसे होगा इसको हम समझेंगे अभी एक उदाहरण के माध्यम से। तो क्या होगा, हम ये मान लेते हैं कि पावर हाउस में 20,000 वाट की शक्ति उत्पन्न की गई। कितनी? 20,000 वाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की गई। कहाँ पर? पावर हाउस में। पावर हाउस में 20,000 वाट की शक्ति उत्पन्न की गई। और अगर इसे हम क्या करेंगे 200 वोल्ट पर भेजेंगे तो देखिए यहाँ से P बराबर VI से I क्या निकलेगा अगर 200 वोल्ट में हम इसे भेजेंगे तो I निकलेगा 100 एम्पियर, यानी 100 एम्पियर की धारा हो जाएगी। अगर हम 20,000 वाट पावर हाउस में क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं और फिर उसको 200 वोल्ट पर ही तारों द्वारा हम अगर भेजते हैं तो क्या होगी, 100 एम्पियर की धारा हो जाएगी। और इतनी प्रबल धारा से बहुत ही अधिक ऊष्मा जनरेट होगी, यानी बहुत ही ज़्यादा हीट जनरेट होगी अगर इतनी प्रबल धारा तारों से भेज देंगे। और इसके लिए क्या होगा, बहुत मोटे तारों की आवश्यकता पड़ेगी हमको अगर इतनी धारा भेजनी, इतनी प्रबल धारा भेजनी, और लाइन खड़ी करने में भी बहुत ही अधिक लागत आएगी। तो हम इसीलिए इतनी ज़्यादा शक्ति को डायरेक्ट हम, यानी कि तारों द्वारा नहीं भेज सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम वहाँ पर क्या करते हैं, जो वोल्टेज होता है वोल्टेज को हम बढ़ा लेते हैं। यानी कि जो धारा होती, जितनी शक्ति है 20,000 वाट की, इसको हम हाई वोल्टेज में कर देते हैं। जब हम इसको हाई वोल्टेज कर देंगे तो जो धारा है वो कम हो जाएगी, तो हम इसको पतले तारों द्वारा आसानी से भेज देते हैं। लेकिन अगर इतनी कम धारा होगी तो हम घरों में यंत्रों को चलाएंगे कैसे? तो यहीं पर ज़रूरत पड़ती है किसकी, ट्रांसफार्मर की। क्योंकि ये ट्रांसफार्मर क्या करता है, उस कम वोल्टेज यानी उस कम धारा को फिर हाई वोल्टेज में बदल देता है, परिवर्तित कर देता है, और हमारे घरों में जितनी हमको नीड होती है उतनी इलेक्ट्रिसिटी हमको वहाँ पर प्राप्त हो जाती है। तो इसीलिए इससे एक और क्वेश्चन बनता है कि पावर हाउस में किस प्रकार के ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। तो ऊंचाई, तो यहाँ पर देखिए एक फिगर के माध्यम से पूरा प्रोसेस यहाँ पर दिया हुआ है कि किस प्रकार से, ये देखिए ये है आपका पावर प्लांट, ये है आपका पावर हाउस। तो क्या करते हैं, हमने यहाँ पर 12 किलोवोल्ट की धारा यहाँ से हम भेज रहे हैं, या हम ये मान लें कि जो हमारे पावर हाउस की जो शक्ति है वो है 20,000 वोल्ट शक्ति है हमारे पावर हाउस की। और इसको अगर हम 1,000 वोल्टेज पर भेजें तो देखिए यहाँ पर हमको धारा कितनी मिलेगी, यहाँ पर धारा मिलेगी 20 एम्पियर। और इसको हम आसानी से भेज सकते हैं बिना किसी हीट प्रोड्यूस के। तो देखिए यहाँ से क्या होता है कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर, तो इसीलिए पावर हाउस में ऊंचाई ट्रांसफार्मर का प्रयोग किया जाता है। तो ये देखिए ऊंचाई ट्रांसफार्मर से हमने क्या कर दिया, उस धारा को हाई वोल्टेज में बदल दिया। हाई वोल्टेज का मतलब है देखिए यहाँ पर 400 किलो वोल्ट में, यानी इसका वोल्टेज है 400 किलो वोल्ट, और फिर हमने इस धारा को 400 किलो वोल्ट पर यहाँ पर भेजा। तो ये अगर 400 किलो वोल्ट वाली धारा अगर डायरेक्ट हमारे घर में चली जाएगी तो हम इसका कोई भी यूज नहीं कर सकते, और हमारे जितने भी उपकरण होंगे वो पूरी तरीके से क्या हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, डिस्ट्रॉय हो जाएंगे।
तो इतनी इलेक्ट्रिसिटी, इतनी हाई वोल्टेज की इलेक्ट्रिसिटी हम डायरेक्ट घरों में नहीं भेज सकते। तो इसी जगह हमको उपयोग करना होता है स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का, यानी कि अपचाई ट्रांसफार्मर का। तो जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिसिटी पहुंचाते हैं वो अपचाई ट्रांसफार्मर होते हैं, जिनको हम देखते हैं अपने आसपास जो हमारे बिजली खंभे होते हैं उनमें कहीं पर लगे हुए होते हैं या पास में रख दिया जाता है। तो ये कौन से ट्रांसफार्मर होते हैं? तो ये होते हैं अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो क्या किया, देखिए 400 किलो वोल्ट वाली की जो इलेक्ट्रिसिटी थी वो हमने इस ट्रांसफार्मर में भेज दी, उस ट्रांसफार्मर में भेज दी। किस ट्रांसफार्मर में? अपचाई ट्रांसफार्मर में। तो इसने क्या किया, इसका तो काम है वोल्टेज को कम करना, क्योंकि नाम ही है अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। तो इसने क्या किया कि उस वोल्टेज को, जो 400 किलो वोल्ट का वोल्टेज था, इसको कम वोल्टेज कर दिया। यानी कि हमने माना कि यहाँ पर इसको 13 किलो वोल्ट में ले आए। यहाँ पर आप संख्या पर ध्यान नहीं दीजिए, क्योंकि यहाँ पर 13 किलो वोल्ट फिर 240 वोल्ट लिखा हुआ है। यानी तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए दो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया गया है। क्या है कि जब बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज होता है, बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज, तो हमको फिर कई सारे ट्रांसफार्मर का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि एक अपचाई ट्रांसफार्मर इसको यानी कि इतनी कम वोल्टेज में धारा को परिवर्तित नहीं कर सकता है, क्योंकि उसको भी परिवर्तित करने के लिए उसमें भी काफ़ी हीट जनरेट होती है, जिससे उसमें विस्फोट होने की संभावना भी होती है। तो इसीलिए पहले क्या करते हैं, ये देखिए हाई वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन है जो आप देखते हैं, तो इसको पहले एक बड़े से स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में उतारा जाता है, फिर इसको 13 किलो वोल्ट में किया गया। आप कुछ भी यहाँ पर वैल्यू ले सकते हैं, ये फिक्स नहीं होती है कि 400 किलो वोल्ट ही हो और हम इसको 13 किलो वोल्ट में ही बदलें। जिस प्रकार की धारा आती है उस प्रकार से हम इसको चेंज करते हैं। तो क्या हुआ कि फिर ये आ गई, यानी कि यहाँ पर देखिए छोटे बिजली खंभे और एक अलग लाइन में फिर ये इलेक्ट्रिसिटी पहुँची हमारे गाँव तक। तो फिर क्या हुआ, फिर हमने क्या किया, फिर एक हमने स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का उपयोग किया, और जितनी हमको अपने घरों में इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता है, विद्युत धारा की आवश्यकता है, हमने इसको बदल दिया 240 वोल्ट में। हमने कितना कम कर दिया, देखिए यहाँ पर था 13 किलो वोल्ट, अब यहाँ पर कितनी हो गई, एट लास्ट जो धारा है वो कितनी हो गई, ये हो गई 240 वोल्ट। और ये एकदम से सफिशियंट इलेक्ट्रिसिटी है हमारे घरों के लिए, और सभी यंत्रों को हम बहुत ही अच्छी तरीके से चला सकते हैं इतनी धारा में। तो ये पूरा प्रोसेस होता है पावर हाउस से हमारे घरों तक इलेक्ट्रिसिटी के पहुंचने का, विद्युत धारा के पहुंचने का। तो आई होप आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा कि ट्रांसफार्मर किस प्रकार से वर्क करता है, इसकी रचना क्या होती है, इसकी क्रियाविधि क्या होती है, और किस प्रकार से जो विद्युत धारा है वो हमारे घरों तक पहुँचती है, और किस ट्रांसफार्मर का कहाँ पर यूज किया जाता है। तो आप इस फिगर के माध्यम से सभी चीज़ें अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो ये पूरा टॉपिक था ट्रांसफार्मर का, काफ़ी बड़ा टॉपिक था, और इस प्रकार से इसी टॉपिक के साथ ही जो हमारी यूनिट 7 है वो ऑन द बेसिस ऑफ थ्योरेटिकल पोर्शन पूरी तरीके से कंप्लीट होती है। अब हम अगले क्लास में क्या करेंगे, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल्स हैं उनको सॉल्व करेंगे। इतने ही मुख्य और इम्पोर्टेंट टॉपिक थे हमारी इस यूनिट 7 में। तो आप अच्छी तरीके से इसको रिवाइज कीजिएगा, इसमें जो फॉर्मूले आए हुए हैं उनको आपको अच्छी तरीके से पढ़ के रखना है, क्योंकि लर्न करके रखना है, क्योंकि जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो वहाँ पर आपको आसानी हो इनको सॉल्व करने में, हल करने में। तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में न्यूमेरिकल्स के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।